वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 601 के लेक्चर नंबर 1 से लेकर 10 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले आपको हिस्ट्री से शुरुआत करवाई जा रही है, क्योंकि हम देखते हैं एंशियंट कल्चर्स के अंदर हज़ारों साल पुराना जो सिविलाइजेशन है, एंशियंट सिविलाइजेशन, वहाँ पर भी स्मॉल बिजनेसेस हमें फ्लॉरिश करते हुए दिखाई देते हैं। और चाहे वो इजिप्शियन की एंशियंट सिविलाइजेशन हो, अरब्स की एंशियंट सिविलाइजेशन हो, बेबीलोनियंस जो कि इराक की एक एंशियंट सिविलाइजेशन थी, इसके अलावा ज्यूस की और ग्रीक्स और रोमन की भी जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी, वहाँ पे हमें दिखाई देते हैं स्मॉल बिजनेसेस फ्लोरिश करते हुए। और एक काफ़ी जो एक सब्सटेंशियल पॉपुलेशन थी, वो जो है जाहिर बात है स्मॉल बिजनेस जो है वो किया करती थी। लेकिन ये भी होता था कि प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो ऐसा भी होता था कि पुअर क्वालिटी की होती थी और कस्टमर को चीट किया जाता था, उनको डिग्रेड किया जाता था। तो इन तमाम चीज़ों से कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसे ताजिरों से कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, हम्मुराबी जो कि किंग ऑफ बेबीलोन ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया पहला बिजनेस लॉ। सो पहला बिजनेस लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस किया हम्मुराबी ने। कॉटेज इंडस्ट्री की अब बात करें तो कॉटेज इंडस्ट्री या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है, इसको डिफाइन किया जाता है एक एंटरप्राइज या फिर सीरीज ऑफ ऑपरेशन, जिसको सिर्फ एक वर्कमैन स्किल जो होता है क्राफ्ट के अंदर, वो करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, और फिनिश प्रोडक्ट जो तैयार प्रोडक्ट होती है वो खुद से मार्केट करता है, किसी और को नहीं देता करने के लिए, बल्कि खुद से। अब जो स्मॉल बिजनेस की करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें हम देखते हैं कि प्राइवेटली जो हेल्ड स्मॉल बिजनेस है, वो फिर जो है दोबारा डिवाइड होता है दो कैटेगरीज में। एक तो बहुत ही स्मॉल, जहाँ पर चीफ वर्कर ऑनर होता है, जैसे कि ज्वेलरी शॉप है, शू स्टोर्स है, ग्रोसरी शॉप वगैरह है। लार्ज स्मॉल बिजनेस है जहाँ पर प्रोपराइटर मेनली डायरेक्ट करता है वर्क जो है उसके एम्प्लॉयज़ का। और इसके अलावा नो और फ्यू मैनेजमेंट लेयर्स होती हैं, यानी कि बहुत कम या फिर बिल्कुल ही मैनेजमेंट लेयर नहीं होती स्मॉल बिजनेस में, हम देखते हैं तो। और स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट पर्सनलाइज होता है, ऑनर के पास फर्स्ट हैंड नॉलेज होती है जो भी मूव होता है बिजनेस के अंदर तमाम लेवल के ऊपर, और वही जाहिर बात है मेन डिसीजन मेकर भी होता है। लेकिन रिसोर्सेज यहाँ पर लिमिटेड होते हैं। एक बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, जाहिर बात है सफिशिएंट रिसोर्स नहीं होते कि वो मार्केट में डोमिनेट कर सके, तो ज़्यादा उसके पास रिसोर्सेज नहीं होते कि वो मार्केट में जा सके, मतलब डोमिनेट कर सके। मार्केट में तो होता है लेकिन डोमिनेट नहीं कर सकता। सो टिपिकल स्मॉल बिजनेस में हम देखते हैं कौन कौन से आ जाते हैं। रिटेलिंग आ जाता है, एक बहुत ही ट्रेडिशनल है, जो कि बहुत कॉमन बिजनेस है। हमें जाहिर बात है जो रिटेलर्स हम देखते हैं, जो शॉप्स होती हैं, रिटेलिंग की शॉप्स, जहाँ से हम अक्सर अपनी रोज़मर्रा की भी चीज़ें खरीदते हैं, वो इसमें आ जाते हैं रिटेलर्स। और इसमें नॉर्मली क्या होता है कि ऑनर ही बॉस भी है, ऑनर बॉस भी और होता है और ऑनर भी होता है। सर्विसेज बिजनेस होते हैं जिसमें लीगल और अकाउंटिंग की सर्विस आती है। कुरियर सर्विस वाले, ब्यूटी पार्लर्स भी इसमें आते हैं। इसी तरह जो हेयर ड्रेसर होते हैं, बार्बर वगैरह होता है जिनको नाई कहा जाता है या हज्जाम, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह जो होती है, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट की जा रही है, कोई घर वगैरह कंस्ट्रक्ट करना है, वो भी इसमें आ जाते हैं। होलसेल बिजनेस वाले भी आ जाते हैं इसमें, जो होलसेलर होते हैं, होलसेलर्स की जो शॉप होती हैं, जो कि ज़ाहिर बात है थोड़ी ज़्यादा जिनसे क्वांटिटी लेना पड़ती है, वो होते हैं। और फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस और रियल एस्टेट, ये लोग भी इसमें आते हैं। इंश्योरेंस वाले, फाइनेंसिंग का काम करने वाले, लोन वगैरह से रिलेटेड। और जो रियल एस्टेट वाले, जो स्टेट एजेंसी, जो एजेंट के तौर पे काम करते हैं, किसी की प्रॉपर्टी वगैरह सेल करवाना या उसको रेंट पे दिलवाना वगैरह, वो भी इसमें आ जाते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और पब्लिक यूटिलिटीज़ भी आ जाता है, और मैन्युफैक्चरिंग करना, चीज़ें बनाना, ये सब भी। सो जो रिलेशनशिप है स्मॉल और बिग बिजनेस के दरमियान, एक तो वो क्या क्या है, किस तरीके से आपस में इनके दरमियान रिलेशनशिप हो सकता है। जॉब सब कॉन्ट्रैक्टिंग के जरिए होता है। लार्ज बिजनेस प्रोवाइड करता है मटेरियल्स और कंपोनेंट स्मॉल बिजनेस को, जो कि प्रोसेस करते हैं उसको फिनिश गुड्स के अंदर। परचेज सब कॉन्ट्रैक्टिंग होती है इस केस के अंदर। मटेरियल जो प्रिक्योर्ड करते हैं स्मॉल यूनिट, जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं कि स्पेसिफिक पार्ट या कंपोनेंट जिसकी ज़रूरी होती है लार्ज यूनिट को। और कॉम्प्लीमेंट्री होता है इस केस के अंदर, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं स्मॉल कंपनी, उसको परचेज किया जाता है लार्ज यूनिट, बिग यूनिट की तरफ से। मर्चेंडाइजिंग या फिर कमर्शियल ट्रेडिंग की बात करें, इस केस के अंदर स्मॉल यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स, और बिग यूनिट जो है स्ट्रेंथ के ऊपर उनकी जो फाइनेंशियल पावर मार्केट है। मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विस की बात करें तो बहुत सी लार्ज इंटरप्राइज देती है ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, जो है स्मॉल कंपनीज को ज़्यादा इकोनॉमिकल और हेल्पफुल होने की वजह से। और सोशल बेनिफिट्स की बात करें, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि क्या फ़ायदा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, जाहिर बात है डिसेंट्रलाइजेशन हो रही है इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स वगैरह की।
सो यूथ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम YIPS की हम बात करें तो कॉन्सेप्ट पेपर ऑन SEO के मुताबिक जिसको डेवलप किया यूथ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिफाइन किया गया एज ए इंडस्ट्री एंटरप्राइज के तौर पर, जिसका फिक्स एसेट था 10 मिलियन रुपीज़ तक। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की हम बात करें तो क्या करेक्टरिस्टिक्स है? पहली होती है नीड फॉर अचीवमेंट। अब ये जो है प्राइम साइकोलॉजिकल ड्राइव है जो कि मोटिवेट करता है एंटरप्रेन्योर को कि वो लेकर आए बिहेवियर मोटिवेशन एकम्पलिशमेंट की तरफ। और डिज़ायर्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, एंटरप्रेन्योर जो प्रेफर करते हैं यूज़ करना उनका खुद का रिसोर्सेज, और वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं रिजल्ट्स के लिए। प्रेफरेंस फॉर मॉडरेट रिस्क की हम बात करें तो ऐसा रिस्क जो कि ज़ाहिर बात है मॉडरेट होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा, ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा रिस्क होता है तो उसकी भी ज़ाहिर बात है ना प्रेफरेंस है, और फिर बहुत कम भी रिस्क नहीं होगा तो उसमें फिर ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट के भी चांसेस नहीं होते हैं। और ये कि हमेशा तलाश किया जाए हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंट हो वो, ऐसा नहीं हो कि एक बार हो गई बाद में नहीं हो रही, और पॉसिबिलिटी हो साथ में अचीवमेंट की, और इसके अलावा परसेप्शन होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के लिए। सो फ्यूचर ओरिएंटेड की बात करें, सो फ्यूचर ओरिएंटेड से मुराद ये होता है कि प्लान करना और सोचना फ्यूचर के हवाले से, और एंटिसिपेट करें पॉसिबिलिटी जो कि लाई करती है प्रेजेंट से आगे, और स्टिमुलेट होना फीडबैक से। एनर्जेटिक एक्टिविटी यानी कि वो शो करता है, दिखाते हैं हाई लेवल ऑफ एनर्जी। और स्किल्स इन ऑर्गेनाइज करने के अंदर स्किल्स होना। सो एंटरप्रेन्योर्स के बहुत अच्छे स्किल होते हैं ऑर्गेनाइज करने में, वर्क भी लोगों को भी, दोनों चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, अपने काम को भी और जो वर्क है सॉरी लोग हैं उनको भी और अपने काम को भी। और एटीट्यूड जो टूवर्ड मनी है, पैसे की तरफ, वो क्या है? पैसे की तरफ जो एटीट्यूड होता है वो कैवेलियर होता है, यानी कि ये कि पैसा जो है वो प्रिंसिपल ऑब्सेशन नहीं है। वो वैल्यू तो देता है पैसे को, लेकिन खुद के लिए नहीं। सो जो क्वालिटीज़ हैं एक एंटरप्रेन्योर की, इसके अंदर मेंटल एबिलिटी आती है, इसके अंदर जो ओवरऑल इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस होना एंटरप्रेन्योर का, वो ह्यूमन रिलेशन एबिलिटी होना, इसको इमोशनल स्टेबिलिटी के ज़रिए डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है। कम्युनिकेशन एबिलिटी होना, ताकि दूसरों को कन्वे किया जाए इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाई जाए। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, एबिलिटी होंगे, उतने अच्छा इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाई जाएगी। टेक्निकल नॉलेज का होना, किसी एक ख़ास जो एक एरिया है उसमें कुछ एक्सपर्टीज़ होना, जैसे कि पर्सनल सेलिंग टेक्निक का होना। और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होना, डिसीजन लेने की एबिलिटी होना, कॉन्सेप्चुअल एबिलिटी होना, ऐसी एबिलिटी के कॉम्प्रीहेंड किया जाए ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर का, और कैसे हर यूनिट जो है वो फिट होता है पूरी के पूरी उसमें, और ये एनेबल करता है उनको रिकग्नाइज करने में अपॉर्चुनिटीज़। नाउ द काइंड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स डिफरेंट काइंड के होते हैं, कोई एक तरह का एंटरप्रेन्योर नहीं होता। इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो होता है जो कि इंट्रोड्यूस करता है कोई चीज़ नई चीज़ लेकर आते हैं ये। इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर होते हैं जो कि इनोवेट नहीं करते, बल्कि एक तरह से वो कह सकते हैं हम कॉपी करते हैं ऐसे ही इनोवेशंस को जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स ने किए होते हैं। एंड फेबियन एंटरप्रेन्योर, ये जो है बहुत ही कॉशियस होते हैं, स्केप्टिकल होते हैं अडॉप्ट करने में और इम्प्लीमेंट करने में किसी भी तरह के चेंज को ये लोग नहीं चाहते। ये बहुत ही लेजी होते हैं, शाय भी होते हैं, और ये इस चीज़ को लैक करते हैं कि अडॉप्ट करें कोई भी नया मेथड। ये जो है ओल्ड ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं और रिस्क टेकिंग से भी बचते हैं। ड्रॉन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि इनर्ट और ट्रेडिशनल होते हैं। ये हर्डल्स भी होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ये खुद की एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं और ग्रो भी नहीं करते ये लोग। सो नाउ द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर। सो ये नोटेड है कि एंटरप्रेन्योर जो एक कॉम्बिनेशन है टू स्किल्स का, एक एन आइडियल पर्सन और एक मैनेजर जो है। अब या तो वो ओरिजिनेटर है न्यू बिजनेस वेंचर का, या फिर मैनेजर जो कि इम्प्रूव करता है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इनिशिएट करते हुए प्रोडक्टिव चेंजेस। सो जो साइलेंट फीचर है स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स की पाकिस्तान के अंदर, वो क्या क्या है? एक तो ये सिंगल ऑनर एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो सिंगल ऑनर होगा। एज पैटर्न होता है इसमें, जो मीन एज होती है वो पाई गई 42 पाई गई। एजुकेशनल लेवल की हम बात करें, सो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री फ़र्क पाया जाता है। एजुकेशन लेवल जो है 60% के पास स्कूल लेवल की एजुकेशन है, 30% के पास कॉलेज लेवल की
या बेटर उससे हम कह सकते हैं एजुकेशन मौजूद है, और सिर्फ 10% के पास ही प्रोफेशनल या फिर ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन है। सोशल बैकग्राउंड की बात करें तो कास्ट हमारे यहाँ पर अभी तक जो है वो कास्ट सिस्टम अभी भी मौजूद है, भले ही उसको कहा नहीं जाता, लेकिन कास्ट सिस्टम अभी भी हमारे यहाँ जो है वो मौजूद है। सो कास्ट सिस्टम भी रोल प्ले करता है कई सारी इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि इनहेरेंटली तौर पर लोगों को जो है वो मिलती हैं चीज़ें कई सारी। और अगर कोई आउटसाइडर आना चाहता है उस इंडस्ट्री में, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर उसी कास्ट के लोगों ने डोमिनेट किया हुआ, तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इवन कि अगर उसके पास पैसे भी हो तब भी उसके लिए बहुत मुश्किल होता है ऐसी इंडस्ट्रीज में आना। और उसके अलावा साइज एंड इन्वेस्टमेंट का भी जाहिर बात है ये भी एक मैटर करता है। और मेजोरिटी जो है उन्होंने स्टार्ट किया होता है स्मॉल वे में, जिसमें 10 से कम वर्कर्स होते हैं। और ग्रोथ जो है वो जाहिर बात है फास्ट है, अगर हम स्मॉल फर्म के केस में देखते हैं लार्ज फर्म्स के मुकाबले में। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो जो रेट ऑफ प्रॉफिट होता है वो हायर होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में, अगर हम कंपेयर करते हैं लार्ज इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले में। सो जो रोल्स हैं एसएमईज़ के एक डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर, सो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रिवेलिंग इकोनॉमिक डिजीज़ हैं ज़्यादातर जो एशियन कंट्रीज़ हैं, और ये जो है रिजल्ट है फंडामेंटली डिस प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप का पॉपुलेशन के दरमियान, और जो यूज़ ऑफ अवेलेबल लैंड रिसोर्स हैं। सो सर्कमस्टेंसेस के अंदर जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की और अंडर एम्प्लॉयमेंट की, इसको टैकल कर सकते हैं एक्सपेंशन के जरिए, और जो मॉडर्नाइजेशन होती है एग्जिस्टिंग स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री की, और इंट्रोड्यूस करना न्यू इंडस्ट्रीज जो कि कैपेबल होते हैं रेस करने के लिए लेवल ऑफ प्रोडक्शन, और इम्प्रूव करना प्रेजेंट डिप्रेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो जो इंडस्ट्रियल हिस्ट्री है पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल हिस्ट्री को हम देखते हैं तो उसको डोमिनेट किया सिंगल माइंडेड एम्फेसिस ने इंडस्ट्री के ऊपर। और आईएमएफ की जो कंडीशन और जो पुअर रिकवरी रेट है, ह्यूज बोरोइंग का जो बहुत ज़्यादा बोरोइंग ली गई, उसने प्ले किया मेजर रोल क्रिएट करने में नेगेटिव पॉइंट जो है प्रोग्रेस कर्व के लिए। और ये जो कंस्ट्रेंट थी इसने फर्दर जो है पुश किया इकोनॉमी को रिसेशन की तरफ भी, और इंडस्ट्री को सिकनेस की तरफ, और जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं उनको डिफ़ॉल्ट की तरफ भी। सो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो जो है उसने देखा जो इम्पोर्टेंस है एसएमईज की, और अडॉप्ट किया मल्टी प्रोंग्ड अप्रोचेस रीजनल लेवल के ऊपर भी, सब रीजनल और नेशनल लेवल के ऊपर भी। इनिशिएट्स जो है रीजनल और सब रीजनल लेवल्स के ऊपर, उसमें कुछ एफर्ट्स हैं जिनके ज़रिए स्ट्रेंथन किया गया इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और कॉपरेशन। सो ओवर द ईयर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने डेवलप किए वाइड नेटवर्क जो है बहुत से सपोर्ट इंस्टीट्यूशन के लिए, ताकि डेवलप किया जाए स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस को कंट्री के अंदर। और डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ 60s के अंदर, 60s के दौर में। और जो कॉन्सेप्ट था डेवलपमेंट का वो ड्राइव हुआ ओरिजिन से इंडियन मॉडल के, जो इंडियन मॉडल ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज डेवलपमेंट है वहाँ से। सो फाइनेंशियल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इनकी एसएमई की डेवलपमेंट के लिए कंट्री के अंदर। और गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए कुछ इंस्टीट्यूशन जो ज़ाहिर बात है फाइनेंसिंग नीड जो है स्मॉल फर्म की उसके लिए। और कुछ इंस्टीट्यूशन जो है एक्सक्लूसिवली तौर पर यानी कि उनका वो है ही सिर्फ स्मॉल सेक्टर्स के लिए। सो प्रोविजनल लेवल इंस्टीट्यूशंस जो बनाए गए उसमें हमारे पास डिफरेंस प्रोविंस के हिसाब से मिलते हैं, जैसे कि पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है। सो पंजाब के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया 1972 में ऑटोनमस बॉडी के तौर पर प्रमोशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है प्रोविंस के अंदर। और ये कवर करता है क्रिटिकल एरियाज जो है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के, और जो प्रोविज़न है क्रेडिट का, जो नई इंडस्ट्री का सेटअप है, और जो मॉडर्नाइजिंग है पुरानी वाली का। सिंध के अंदर सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन इसको इस्टेब्लिश किया गया 1972 के अंदर, और इसका मोटिव था कि इंडल्ज हों ऐसी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की सिंध के अंदर। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था उसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना, यानी कि कोई लोन वगैरह, और एजुकेशन जो है क्राफ्ट्समैन की उनको एजुकेशन देना, सेंसस का होना और सर्वे होना, कॉटेज और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है प्रोक्योरमेंट होना और डिस्ट्रीब्यूशन होना, जो रॉ मटेरियल है आर्टिजन्स तक और क्राफ्ट्समैन तक।
इसके अलावा ये कि जो सिंध स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड है, इसको इस्टेब्लिश किया गया 1972 के अंदर। इसने जो है वो प्ले किया प्रमोशनल रोल सपोर्ट करने के लिए और असेस करने के लिए जो डेवलपमेंट थी स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री की प्रोविंस के अंदर। इसके अलावा डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो कि बलूचिस्तान के अंदर, सो डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो इसको फॉर्म किया गया 1976 के अंदर। और ये जो है देखता है तमाम प्रमोशनल जो स्कीम्स हैं एसएमईज़ के लिए, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज़ के लिए। और इसके साथ साथ डायरेक्टोरेट जो है वो इन्वॉल्व भी हुआ बहुत सी तरह की जो एडवाइजरी और कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं उसके अंदर भी। नाउ दी एनजीओ बिजनेस, सो एनजीओ कहते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हम एनजीओ कह सकते हैं। सो ये जो है बन गई, इन्वॉल्व हो गई इंटरनेशनल ट्रेड में रिसेंट ईयर्स के अंदर दो तरीक़ों से। पहला एक इस्टेब्लिश करना फेयर ट्रेड कोऑपरेटिव, ताकि फैसिलिटेट किया जाए एक्सपोर्ट जो है गुड्स की डेवलपिंग कंट्रीज से लेकर इंडस्ट्रियलाइज कंट्री तक डायरेक्टली जो है प्रोड्यूसर्स से। सो इश्यूज़ एंड पॉलिसी डेवलपमेंट की हम बात करें तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो एक एसएमई की इकॉनमी हम यहाँ पे देखते हैं, बहुत से स्मॉल बिजनेसेस हमें दिखाई देते हैं और मीडियम भी। सो पॉलिसीज़ जो है पास के अंदर उनका बहुत ज़्यादा जो है वो उन्होंने जो वो दिया है कि जनरल पर्सपेक्टिव भी, डायरेक्शन भी और डिफाइनिंग करने में बहुत पैरामीटर्स जो एक्टिविटी की मैक्रो इन्वायरमेंट फ्रेमवर्क के अंदर। लेकिन एफोर्ट का जो है वो फोकस है लार्ज इंटरप्राइज के ऊपर, वो नज़रअंदाज कर रही है एसएमईज़ को, जो कि ज़ाहिर बात है हमारी इकोनॉमी का के हार्ट के ऊपर है, यानी कि एक ज़ाहिर बात है सेंटर में है वो। उन इन इंस्टीट्यूट्स को जो स्मॉल और मीडियम उनको नेगलेक्ट कर रही है, नज़रअंदाज कर रही है। सो एसएमई प्रमोशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इशू है बहुत से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए भी और सेंट्रल ऑफिस के लिए, जबकि एक एग्जिस्टिंग लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है और रेगुलर जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज मैकेनिज़्म है इंस्टीट्यूशन के दरमियान, जो कि रुकावट की तौर पे होता है, रुकावट बन सकता है इनकी एबिलिटी के लिए कि वो डिलीवर करें एसएमई की जो डेवलपमेंट प्रोसेस है। बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो क्रिएट करना एक फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट एसएमईज़ के लिए पाकिस्तान की इकोनॉमी में, और एलिमिनेट कर देना जो भी अननेसेसरी किस्म के ऑब्स्टेकल्स हैं, रुकावट है। सो ये जो कंसर्न है रिलेशनशिप के लिए गवर्नमेंट और एसएमईज़ के दरमियान, और इसी के साथ साथ स्पेसिफिकली जो टैक्सेशन और लेबर हैं। सो जो डिलीवरी ऑफ असिस्टेंट एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज है, इसमें क्या है कि इम्प्रूव करना डिलीवरी मैकेनिज्म असिस्टेंस के लिए और जो एक्सेस होता है रिसोर्सेज तक एसएमईज़ के लिए पाकिस्तान में। सो मॉनिटरिंग डेवलपमेंट, सो अब किसको कंसिडर किया जाता है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज इंटरप्राइज, ये भी एक क्वेश्चन है कि किन इंटरप्राइजेस को कंसिडर किया जाएगा। और इसी के साथ साथ ये भी है कि इस्टेब्लिश करना साउंड मैकेनिज्म जिसके ज़रिए इनकी जो डेवलपमेंट है एसएमई सेक्टर की, और जो इफेक्टिवनेस है असिस्टेंट जो कि दी गई एसएमई सेक्टर को, उसको मॉनिटर जो है वो किया जा सके। करंट स्टेटस जो है एसएमई का उसको हम देखते हैं, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस का। सो ये फेयर होगा कहना कि इकॉनमी जो है हमारी इकॉनमी वो एक एसएमई की इकॉनमी है, और सिग्निफिकेंट रोल जो है एसएमई का वो हम क्लियरली तौर पे देख सकते हैं। हम रिसर्च को देखें और बहुत से स्टैटिस्टिक्स को हम देखते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम देखते हैं, उससे हमें काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। सो एंटरप्राइजिंग जो है एंटरप्राइजेज जो है वो एम्प्लॉय कर रही है 99% जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 90% जो है तमाम प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, और एसएमई एम्प्लॉय करते हैं कुछ 78% जो है नॉन एग्रीकल्चर लेबर फोर्स के, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं तकरीबन 30% जो है जीडीपी के अंदर, और 140 बिलियन जो है वो रुपीज़ जो है एक्सपोर्ट, और 25% जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट जो है अर्न कर रही है, बिसाइड के जो 35% शेयर है मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडिड के अंदर। सो जो गवर्नमेंट सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज़ और एसएमईज़ हैं, इसके हवाले से हम देखें तो एसएमई जो है वो एक डिस्टिंक्ट प्लेयर है इकोनॉमी का। इसको ज़रूरत है कि दी जाए इसको अटेंशन, और ये रिक्वायर करता है स्पेसिफिक पॉलिसी भी और रेगुलेटरी स्पेस के टर्न किया जाए एसएमई को इफेक्टिव टूल के अंदर ड्राइव करने में इकोनॉमी, और इंक्रीजिंगली कंट्रीब्यूट किया जाए इकोनॉमी की ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी। नाउ द बिजनेस एनवायरनमेंट, लार्ज साइज जो एसएमई सेक्टर का वो लिमिट कर देता है जो एबिलिटी होती है गवर्नमेंट की और बिजनेस
सपोर्ट इंस्टीट्यूशन की कि अचीव करें कॉम्पिटिटिव कवरेज सपोर्ट प्रोग्राम्स की तरफ से। और ये फंडामेंटल रियलिटी है बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर वर्ल्ड की। और ये है कि क्यों पॉलिसी फ्रेमवर्क और रेगुलेटरी मेजर्स जो है वो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के जब एसएमई प्रमोशन जो है वो कंसर्न है। सो जो रिलेशनशिप है गवर्नमेंट और एसएमई इन दोनों के दरमियान, उसको हम देखें तो रिलेशनशिप गवर्नमेंट का और एसएमई का लगता है ऐसा है कि फंडामेंटली तौर पे फ्लॉड है। बहुत से केसेस के अंदर ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन तक भी हम देख सकते हैं, और जो उनका इंटरेक्शन होता है स्मॉल क्लाइंट्स के साथ एस एसएमई। सो टैक्सेशन इश्यूज यानी कि जो टैक्स का इश्यूज हैं, हायर टैक्स रेट भी जो है वो मेजर रीज़न में से है फर्म्स के लिए कि वो ड्रिफ्ट हों फॉर्मल इकोनॉमी में। टैक्स से बचने के लिए भी फॉर्मल इकोनॉमी से फर्म जो है वो दूर जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए जाते हैं और रिसेंटली जिस तरीके से टैक्स में इजाफा देखा गया है। सो ये तमाम जो है कंट्री के लिए भी होता है, ज़ाहिर बात है, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक कंट्री के लिए हो। तमाम कंट्रीज़ में जहाँ कहीं पे भी होगा, इवन कि डेवलप कंट्रीज़ में भी फर्म्स जो है वो फिर फॉर्मल इकोनॉमी से दूर जाएंगी जब टैक्स उनके पास ज़्यादा लगाया जाएगा। किसी भी कंट्री में लगाए, हमारे कंट्री में लगाएं या कहीं भी लगाएं, और ज़्यादातर जो कंट्रीज ज़ाहिर बात है कैपिटलिज्म से करीब होते हैं वहीं पे ज़्यादा टैक्स लगाए जाते हैं। सोशलिज्म से करीब कंट्रीज़ में जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ है या सोशलिज्म ज़्यादा है वहाँ पर, तो वहाँ इतना टैक्स नहीं लगाए जाते जितने कैपिटलिस्ट कंट्री या जो कैपिटलिज्म की तरफ जाते हुए कंट्रीज़ होते हैं। और ये इफ़ेक्ट्स जो है वो कंपाउंड हो जाते हैं, इनमें इज़ाफ़ा हो जाता है हाई जो कंप्लायंस कॉस्ट होती है स्मॉल फर्म के लिए कि वो डील करें टैक्स लॉस के साथ और जो दूसरी गवर्नमेंट के रेगुलेशन फॉर्म हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई थे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।